प्रणाम विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आपका आपकी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर हो रहा है। ऐप वो डाउनलोड करनी है जिसके नीचे अंकित सर लिखा हुआ है। चलिए हम आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में अभी पढ़ा था एंट्रोपी और एंट्रोपी की फिजिकल सिग्निफिकेंस। आज जो हमें पढ़ना है चेंज इन एंट्रोपी। देखिए हम चेंज इन एंट्रोपी की तरफ चलते हैं। आपका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस हुआ वो एक छोटा सा टॉपिक था। चेंज इन एंट्रोपी भी एक छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है। चलिए चेंज इन एंट्रोपी के बारे में हम पढ़ते हैं, यानी कि एंट्रोपी में परिवर्तन। चलिए अब ये चेंज इन एंट्रोपी क्या है। तो अगर मैं आपसे बात करूं, हमें तीन का पढ़ना है। एक तो रिवर्सिबल का, एक इरिवर्सिबल और एक एडियाबैटिक। एडियाबैटिक की मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका कि एडियाबैटिक प्रोसेस की एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। तो अगर उसमें मैं चेंज पूछूं तो चेंज इन एंट्रोपी ट्यू, गोल गोल अंडा है मास्टर जी का डंडा, यानी कि जीरो होगी। क्या होगी आपकी एंट्रोपी? जीरो एडियाबैटिक में। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन बनता है कि ये क्वेश्चन आता है जिसे हम क्लोसियस थ्योरम भी कहते हैं। क्या दो क्वेश्चन बनते हैं? क्या शो दैट दिखाइए कि, क्या दिखाना है? एंट्रोपी ऑफ आ रिवर्सिबल इंजन इज जीरो। ये दिखाना, ये बेटा आपकी थ्योरम है एक तरीके से कि एंट्रोपी ऑफ अ रिवर्सिबल इंजन इज जीरो। इसे क्लोसियस थ्योरम भी बोला जाता है। क्लोसियस थ्योरम के दो पार्ट है। एक पार्ट तो ये, बी पार्ट क्या है? शो दैट द एंट्रोपी ऑफ अ इररिवर्सिबल इंजन इंक्रीजेस और पॉजिटिव। या यहां पर लिखो एंट्रोपी नहीं, सो दैट चेंज इन एंट्रोपी, सो दैट चेंज इन एंट्रोपी ऑफ, क्या दिख रहा है? ऑफ आ रिवर्सिबल इंजन इज जीरो। ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नन्ना सा प्यारा सा आपके लिए हाईलाइट कर देते हैं। ये हमने हाईलाइट कर दिया। अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। पहले हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा बच्चा? ये एक वर्किंग सबस्टांस है इंजन, ये एक सोर्स है, ये एक सिंक है। जो सोर्स है उसका टेम्परेचर T1 है, सिंक का टेम्परेचर T2 है। ये वर्किंग सबस्टांस है, Q1 हीट लेता है और वर्क करके परफॉर्म W एक्स्ट्रा हीट Q2 सिंक में भेज देता है। तो हम क्या लिखेंगे? लेट अस कंसीडर, आपको ज्ञात करा दें कि, क्या करा दें? अ वर्किंग सब्सटेंस, ए वर्किंग सब्सटेंस। सर हमारा फिजिक्स का कोर्स कब तक पूरा होगा? आप सर पूरा नहीं कराते, खींचते हैं बेटा। वर्क कोर्स आपका पूरा हो जाएगा 15 जून तक, ठीक। लेट अस कंसीडर ए वर्किंग सब्सटेंस टेक्स हीट Q1 फ्रॉम द सिंक नहीं सोर्स, एंड ट्रांसफर हीट, यहां भी एक लाइन और लिखो, एट टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे? T1, एट टेम्परेचर T1, एंड ट्रांसफर हीट Q2 एट टेम्परेचर T2 टू द सिंक। समझे बच्चा? समझे? क्या समझे? कि कोई इंजन है, सोर्स से Q1 हीट ले रहा है T1 टेम्परेचर पे और Q2 हीट T2 टेम्परेचर पे ट्रांसफर कर रहा है। किसे ट्रांसफर कर रहा है? वो ट्रांसफर कर रहा है। चलिए वो मोटर चली गया था, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने क्या कहा? सोर्स है, वर्किंग सबस्टेंस है, Q1 हीट ली। कितनी हीट ली बच्चा? Q1। तो Q1 हीट ली, हम बताया जब हीट लेते हैं इंजन से उससे तो क्या होता है? डिक्रीज होता है। सो डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ सोर्स
सोर्स की एंट्रोपी में कितना डिक्रीज हुआ, 5 मान लिया, Q1 अपॉन T1। बताओ इसमें कोई रॉकेट साइंस है, बेसिक सी चीज है। ये लो मैं ब्रैकेट में बंद कर दूं ताकि आपको दिखता रहे। S1 भी मान सकते हो अगर आपकी बुक में एंट्रोपी को S माना हुआ है, ठीक। एंड भैया जो आपका सिंक था, सिंक में तो हीट पहुंच रही थी, अरे जिसमें पहुंच रही थी उसमें क्या होगा, इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ सिंक। सिंक की एंट्रोपी में इंक्रीज कितना हुआ बच्चा, 512 इज इक्वल टू Q2 भेजी थी कितने टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पर। लो इसे भी हमने क्या किया, डिब्बे में बंद कर दिया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वो थ्योरम क्या थी, चेंज इन एंट्रोपी। तो हमें चेंज निकालना है, तो यहां पे क्या लिखता हूं, हेंस चेंज इन एंट्रोपी विल बी। एंट्रोपी में चेंज कितना होगा बच्चा, डेल्टा फाई मान लूं, डेल्टा फाई मान लिया मैंने, कितना, बाद वाले में से शुरू वाला माइनस कर दो, चेंज ऐसी तो निकलता है। मैंने इन दोनों की वैल्यू चिपका दी, इसकी वैल्यू कितनी है, Q2 अपॉन T2, तो कितनी आ गई, Q2 अपॉन T2 माइनस Q1 अपॉन T1। ये डेल्टा फाई और ये डेल्टा फाई किसके बराबर आ गया, 0 के। सर धोखा, ऐसे कैसे 0 आ गया बच्चा, अभी बता रहा हूं, घबराओ मत। पहले इसे मैं किस में बंद कर दूं, डिब्बे में, ठीक। ये क्या मान लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे लाइन खींच के दो पार्टीशन बना दें, ठीक। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है वी नो द एंट्रोपी, एंट्रोपी नहीं इफिशियंसी, इफिशियंसी ऑफ आ रिवर्सिबल, रिवर्सिबल या मैं कह दूं कार्नोट इंजन। याद है कुछ, कार्नोट इंजन कैसा था, रिवर्सिबल इंजन ही तो था। उसकी इफिशियंसी क्या थी, 1 माइनस T2 अपॉन T1। एंड वी नो, आपको इफिशियंसी का फॉर्मूला पता है, क्या थी, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। यही तो था, यही तो था। इसलिए रिवर्सिबल ही लिए गए ये दोनों। जब ये तो रिवर्सिबल की है, ये फॉर्मूला रिवर्सिबल पे भी काम करता है और रिवर्सिबल पे भी एक्चुअल फॉर्मूला है, तो दोनों बराबर हो गए। दोनों बराबर होने का मतलब 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। देखो 1 से 1 कटेगा, फिर माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू T2 अपॉन T1। तो अपॉन में आ गया क्या, Q2 अपॉन T2 इज इक्वल टू ये उधर Q1 अपॉन T1। देखो ये दोनों इक्वल आ गए। जब आप Q2 अपॉन T2 की जगह पर Q1 अपॉन T1 रख दोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट में चलते हैं हम। मैं सोच रहा हूं रफ ना करूं, यहीं इसका फिट कर दूं, फर्स्ट इंप्लाइज। फर्स्ट में वैल्यू रखोगे तो डेल्टा फाई कितना, Q2 अपॉन T2 किसके इक्वल, Q1 अपॉन T1 के। तो क्या आ गया, Q1 अपॉन T1 माइनस Q1 अपॉन T1 था ही, तो सेम है, दोनों कट गया, डेल्टा फाई क्या आ गया, 0। तो आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, सो द एंट्रोपी चेंज इन अ रिवर्सिबल इंजन इज ऑलवेज 0। इट इज ऑल्सो नोन एज क्लोसियस प्रोसेस या क्लोसियस थ्योरम फॉर अ रिवर्सिबल इंजन। रिवर्सिबल इंजन की से क्लोसियस थ्योरम भी बोला जाता है। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे रफ कर देता हूं। रफ करके सेकंड पार्ट पढ़ते हैं क्लोसियस थ्योरम का, ठीक। लीजिए, आप सोच रहे हो सर आप इतनी छोटी छोटी वीडियो क्यों लेके आ रहे हो, ये तो मैंने गलत रफ करा यार, खामोखा रफ करा। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ क्या कर देना था यहाँ, केवल इरिवर्सिबल। सर इतनी छोटी छोटी, क्योंकि टॉपिक बेटा छोटे छोटे हैं,
सर तो 3-4 टॉपिक ले लो बेटा। बच्चा जब बाद में सर्च करता है यूट्यूब पर तो एक टॉपिक का नाम डाल के करता है, तो इस वजह से छोटी छोटी वीडियो बन जाए। दूसरा, ये लाइव नहीं है, प्री रिकॉर्डेड है, तो इस वजह से इसमें इफिशियंसी ज़्यादा आती है, क्योंकि आप कमेंट करते हो, डिस्टर्ब होती है क्लास, बातचीत में भी ज़्यादा समय लगता है इसलिए। तो सो दैट चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिवर्सिबल इंजन इज पॉजिटिव। ये क्लोसियस थ्योरम का सेकंड पार्ट है, जिसे हम बोलते हैं क्लोसियस थ्योरम फॉर अ इरिवर्सिबल इंजन। यहां पहले वही वाली लाइन लिखोगे, लेट अस कंसीडर अ वर्किंग सब्सटेंस, ए वर्किंग सब्सटेंस। जो हमने रफ किया है वही लिख रहे हैं वापिस से। सब्सटेंस टेक्स हीट Q1 from the source at temperature T, हो गया। एंड T नहीं, T1 है, वो भी कैपिटल T1, एंड ट्रांसफर हीट Q2 to the sink at temperature T2 टेम्परेचर पर सिंक को भेज देता है। सो डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ सोर्स सेम, इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ सोर्स सेम, सिंस चेंज इन एंट्रोपी सेम, यही तो होगा। वी नो द एफिशिएंसी ऑफ अ रिवर्सिबल इंजन, ये होगी यहां तक। अब यहां से आगे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहां आपने दोनों ही रिवर्सिबल माननी थी, अब एक रिवर्सिबल है, दूसरा इरिवर्सिबल मानना पड़ेगा। हैंस नहीं, एंड लिखो, एंड इफिशियंसी ऑफ अ नेचुरल कह लूं मैं या इरिवर्सिबल कह लूं, इंजन इज कितनी होती है, फॉर्मूला लगाओ, यही तो था फॉर्मूला आपका। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के तो एक तरीके से ये निकला था, पर ये रिवर्सिबल के लिए निकाला था। ठीक, ये आपका इरिवर्सिबल इंजन हो गया, यानी कि नेचुरल इंजन हो गया। ये रिवर्सिबल यानी कि कार्नोट इंजन हो गया। हमने क्या पढ़ा है कि अब तक जो सबसे ज्यादा इफिशियंसी है कार्नोट इंजन की, यानी कि रिवर्सिबल इंजन की है। तो यहां लिखो वी नो दैट, ये मान लो, ये मान लो, वी नो दैट क्या, द रिवर्सिबल, दिख रहा है, इंजन इज मोर इफिशिएंट देन अ इरिवर्सिबल इंजन। हमें पता है जो रिवर्सिबल इंजन है वो इरिवर्सिबल इंजन से मोर इफिशिएंट है। इधर का हिस्सा रफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो इरिवर्सिबल इंजन है वो रिवर्सिबल इंजन से ज्यादा इफिशिएंट है। अब ये ज्यादा इफिशिएंट होने का मतलब क्या है, आओ अभी बता देता हूं। ज्यादा इफिशिएंट होने का मतलब है इसकी इफिशियंसी ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, जो आपकी रिवर्सिबल की है वो इरिवर्सिबल से ज्यादा है। ठीक, अब वैल्यू रखो, यानी के 1 माइनस T2 अपॉन T1 इज मोर इफिशिएंट देन 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अब बेटा यहाँ समझने की चीज है सारी खेल, ये संख्या तो सेम है आगे की। अगर मैं कहूं 5 माइनस 3 और 5 माइनस, लो इधर लिखो 5 माइनस 1 और इधर लिखो 5 माइनस 3, कौन सी संख्या ज्यादा बड़ी है? आप कहोगे सर ये वाली बड़ी है। कौन सी? ये वाली संख्या बड़ी है। समझ लो, थोड़ा टेक्निकल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों सर, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, तो बड़ी वाली ये हो गई। मान लिया आपकी बात। मैंने कहा अगर मैं आगे से 5 हटा दूं तो कौन सी बड़ी? मैंने आगे से 5 हटा दिया, ये हटा दिया। अब बताओ कौन सी बड़ी?
सर अब भी -1 ही बड़ी है। अरे ऐसे कैसे है? अरे माइनस में जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है। समझे नहीं समझे? सर हम नहीं समझे। अरे एक आदमी पे 10 रुपए का कर्जा है माइनस में, और एक आदमी पे 100 रुपए का कर्जा है। ज्यादा अमीर कौन? अरे ज्यादा अमीर वो जिसपे कम कर्जा है, यानी कि माइनस में छोटे वाली संख्या बड़ी होगी। मान ली अगर मैं माइनस भी हटा दूं, अब कौन सी बड़ी? अरे सर अब तो ये बड़ी होगी, तो यहां भी सेम होगा। 1 से 1 कटा, तो 1 से 1 कटते ही क्या बचा? -T2/T1 ग्रेटर देन -Q2/Q1। सेम प्रोसेस, ये रहा, शुरू वाली संख्या से शुरू वाली संख्या कटी। तो ये ऐसा का ऐसा ही। लेकिन जब माइनस से माइनस कटेगा, माइनस से माइनस कटेगा, तो ये वाला तीर पलट जाएगा, छोटे वाली बड़ी हो जाएगी और बड़े वाली छोटी हो जाएगी। माइनस से माइनस कटा तो अब तीर का निशान ऐसा हो गया। समझ गए? मैंने बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश की है मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल लेके। अब मैंने इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके बदल दिया, ये यहाँ पहुंच गया क्या? Q1/T1 से बड़ा क्या है? Q2/T2। अब आप यहाँ पे देखो, ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है इस वाली से, और बड़े में से जब छोटी वैल्यू घटाते हैं तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। बड़े में से छोटी घटाओगे तो नेगेटिव आएगा? नहीं भैया। 5 में से 4 घटाओगे पॉजिटिव, 10 में से 9 घटाओगे पॉजिटिव। स्मॉल कब आता है? जब छोटी में से बड़ी घटाते हो। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? बड़ी में से छोटी घटा रहे हैं। तो अगर हम फर्स्ट वैल्यू में करेंगे तो आपका डेल्टा 5 पॉजिटिव ही आएगा। कितना भी आए हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें इससे फर्क पड़ता है पॉजिटिव आ रहा है। क्यों? बड़ी में से छोटी माइनस हो रही है, बड़ी में से छोटी माइनस हो रही है, तो क्या आ गया? पॉजिटिव। तो आप लिख सकते हो, सो वी कैन से दैट द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ इरिवर्सिबल इंजन इज ऑलवेज पॉजिटिव। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हो, कि आपके इरिवर्सिबल इंजन के एंट्रोपी में परिवर्तन हमेशा धनात्मक होता है। दिस इज क्लोसेस्ट थ्योरम फॉर अ इरिवर्सिबल इंजन। चलिए यहाँ पर हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है। मैं आपको दिखा दूं, रोज दिखाना हूं मैं जानबूझ के, जिससे आपको लगे आपके सिलेबस का कोई टॉपिक नहीं छूट रहा। ये आपकी पहली थी, हम कंप्लीट कर चुके थे यूनिट, ये दूसरी यूनिट है, दिख रही है ये। इसमें हमने डिफरेंट स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ कर लिया, क्लोजेस्ट इनइक्वालिटी कर लिया। आज की क्लास में एंट्रोपी एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, एंट्रोपी चेंज इन वेरियस थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस हो गया। कल पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एक वीडियो आएगी, और दूसरी वीडियो आएगी अनअटेंटेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड लक, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।